नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट में हम अक्सर फिल्मों की बातें करते हैं और जब भी फिल्मों की बात होती है तो हमने बहुत सारी फिल्में फिल्मों के ऊपर देखी हैं, फिल्मों से जुड़ी जिंदगियों पर देखी हैं। लेकिन अभी जो फिल्म जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर अगर ट्रेलर में देख के थोड़ा भी लोगों ने अंदाज़ा लगाया तो इस विषय पर मुझे नहीं लगता अभी तो कोई फिल्म आई है। मैं बात कर रहा हूँ चुप की और हमारे साथ है फिल्म के डायरेक्टर आर बाल्की और लीड कास्ट दुलकर सलमान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई फिल्म आई है जिसमें क्रिटिक्स के बारे में बात की गई हो। ट्रेलर देख के मैं बोल रहा हूँ, फिल्म में क्या है मुझे अभी नहीं पता। नहीं, आज तक नहीं। जी, तो मैं सही हूँ इसका मतलब? आई थिंक सो जी, होप सो। राइट राइट। बट ये जो रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का रिवेंज अलग तरह का ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े होंगे, तो उस वक्त जो रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट अंदर से निकलता है वो किस तरह का आपने महसूस किया? ऐसे ही महसूस किया जैसे फिल्मों में दिखाया है, या कभी आपने ऐसा हुआ कि आपका मन किया हो कि यार एक फ़ोन उठा के ज़रा इसको मैं बताता हूँ कि भाई तूने क्या लिखा है? हाँ, गुस्सा तो आता है, बहुत आता है, पर क्योंकि हम लकी हैं, हमारा सोच मे बी इट्स नॉट सो ऑफ बैलेंस, सो इसीलिए हम कंट्रोल करके बात करते हैं अगर बात करना है तो। नहीं तो सहन लेते हैं कि ओके चलो किसी का ओपिनियन है, चलो। पर हर आदमी, हर इंसान ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। माइंड इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एनिमल। सो हर इंसान, हर रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट समटाइम्स कैन बी, एन आर्टिस्ट रिवेंज कैन बी चलो दिखाते हैं, नेक्स्ट फिल्म बनाते हैं, इसको दिखाते हैं। ओके, दूसरा चीज़ है रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट क्या करेगा? और कुछ नहीं कर सकता है आर्टिस्ट, वही कर सकता है नेक्स्ट प्रूफ। सपोज इतना इफेक्ट होके फिल्म ही नहीं बना सकता है तो क्या हो सकता है उस आदमी को या इंसान को? तो ये ऐसा कहानी है। जी जी। आप 1956 की पैदाइश है जहाँ तक मैं गलत नहीं, और आप 86? मैं 1964 सॉरी 1964 59 में फिल्म आई थी कागज़ की फूल। करेक्ट। एंड आपने भी शायद देखी होगी और आपने भी देखी होगी, मैंने तो देखी है। और मैं जो टॉप 5 फिल्म्स हैं जो मुझे पसंद है, बेहद पसंद है, उनमें से कागज़ की फूल एक फिल्म है। और जो शॉट आपने अपने पोस्टर पे दिखाया है, इसमें तो शायद वो मेरे ख्याल में टॉर्चर कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये जो शॉट है फिल्म में बहुत ही कहते हैं ना यादगार शॉट है ये। तो कागज़ के फूल को बेस बना के कैसे एक तो ख्याल आया, दूसरा कागज़ के फूल ऐसी फिल्म है जो आर्टिस्ट लोग हैं, अगर हम देखते हैं तो बहुत दिनों तक, शायद बहुत घंटों तक हम हिल जाते हैं वो फिल्म देख के। सो कहीं ना कहीं आपके जहन में वो एक कागज़ के फूल का मार्क रह गया था, इसलिए अब जाके आपने फिल्म की, या बहुत वक्त से आपके दिमाग में था कि बनाना चाहिए? नहीं, वैसा कुछ नहीं। एक्चुअली जब ये कॉन्सेप्ट आया मेरे मन में तो हम याद करते हैं ना जो आर्टिस्ट जिसको या ठीक तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, या कुछ ऐसा हुआ है कि उसके बाद वो फिल्म ही नहीं बना पाए। कागज़ के फूल पहला फिल्म मन में आता है कि इतना अच्छा फिल्म है, आज उसको क्लासिक माना जाता है, पर उस टाइम पे लोग इतना उसको नहीं मानते थे, उसको बहुत क्रिटिसाइज किए थे। इवन मेरा नाम जोकर है, शोले हैं, बहुत सारे फिल्म हैं, पर कागज़ के फूल ऑल्सो was done by such a sensitive filmmaker. At least perception wise he was really the beautiful most beautiful filmmaker and sensitive filmmaker, and today is a classic. He died at such a young age. Never made a film after Kagaz Ke Phool. I was just reading you, आपकी पैदाइश 64 की है और I think he died in 64. He died there. Yeah. He died there. Yeah. Exactly. आप अप्रैल में पैदा हुए and he died on 10th October 64. You know the strange thing, I was supposed to do a film institute में एक इवेंट था, जहाँ पे वो गुरुदत्त का रेट्रोस्पेक्टिव कुछ था, उसको मैं इनॉग्रेट करने वाला था। I mean 3-4 साल पहले। तो उस टाइम पे मुझे ऑफ कोर्स मैंने देखा था, प्यासा देखा था, कागज़ के फूल देखा था, सब कुछ उनका सब फिल्म देखा था, पर उतना फ्रेश नहीं था मेरे मन में। तो फिर एक बार मैंने उनके पूरे फिल्म जो भी बनाए, पहले फिल्म से
एंड उसका डॉक्यूमेंट्री, उसका जो भी है, उसका प्रोड्यूस किया हुआ फिल्म, एक्ट किया हुआ फिल्म, सब कुछ देखा मैंने। और इतना कुछ मुझे समझ में आया, his psyche, his way of thinking, his way of this thing. I had to do it for a talk at the FTI. And I didn't go for the talk finally because of some emergency that happened in my house, but I had so much of knowledge about him for a particular reason that it came in very useful when I was writing this film. So all that came into my mind. ग्रेट। दुलकर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम बात करते हैं साउथ में, तो वहाँ पे फैन फॉलोइंग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। जो क्रिटिक्स का हाल है, मैं क्रिटिक्स का हाल इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल क्रिटिक्स का बहुत वाइड रेंज हो गया है, और अब तो पता ही नहीं लगता कि कौन सी फिल्म कैसी है, क्योंकि एक फिल्म के लिए आपको 2 स्टार भी मिलेंगे और 5 भी मिलेंगे, तो पता नहीं लगता कौन सी है। बट उधर साउथ में अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि इसी तरह का क्रिटिसिज्म वहाँ पे है या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है? नहीं, आजकल तो लाइक बहुत सारे लोग क्रिटिक्स हैं, या हर किसी एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी लाइक क्रिटिक बन जाते हैं। पर सम आर कंस्ट्रक्टिव मुझे लगता है, पर बट इट्स हार्ड टू गेज, लाइक यू सेड, हम जस्ट किसी भी फिल्म के रिलीज़ के दिन जस्ट रिव्यूज़ पढ़ के या रिएक्शन पढ़ के आजकल कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं हमेशा किसी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछता हूँ, तुमने फिल्म देखा, तो तुम्हें कैसे लगा? लाइक आई एम नॉट एबल टू गेज, क्योंकि इतने सारे ओपिनियंस हैं और बहुत पोलराइजिंग भी होते हैं जी। और सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी, आजकल कोई देयर नो प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो नाउ माई अंडरस्टैंडिंग इज, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिटिक्स जो ऑडियंस के फीडबैक या जैसे पिक्चर बॉक्स ऑफिस में चल रहे हैं उससे मैच करता है, वो शायद करेक्ट होगा, मोर और लेस इन दैट जोन, इवन इफ वी से इट स्टार्स, इवन इफ इट्स 2.5 और 3 एंड द फिल्म इज डूइंग दिस मच बिजनेस और इतने सारे लोगों को पसंद आए, तो मे बी दैट्स करेक्ट। व्हेन समथिंग इज वेरी एक्सट्रीम और ऑपोजिट ऑफ व्हाट द फिल्म इज डूइंग, देन आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड। या बट मुझे बताइए कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया पे जब इतना शोर होता है, तो एक तो ये पहचानना कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी खराब, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं या उस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या एक्टर के करीबी दोस्त हैं, जब वो अपनी उस फिल्म के बारे में अच्छा लिखते हैं, कहीं आपको लगता है वो भी एक जो ऑडियंस का दिमाग है उसको बनाने में नुकसान करती, क्योंकि अगर फिल्म उतनी अच्छी ना हो, आपने एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी हो, तो उसके बाद जब आपको पता लगे कि नई फिल्म है, तो बिल्कुल ही बैठ जाती है। वो कितना सही है? और ऊपर से सेकंड मैं बोलूंगा, जो पेड प्रमोशन है, मुझे आई मे बी आई एम ट्रेडिशनल, मुझे पता नहीं, बट मुझे हमेशा लगता है कि ऑडियंस को पता है उन्हें कौन सा फिल्म देखना है और कौन सा फिल्म उन्हें पसंद आएगा। ये प्रमोशन से पहले ही उन्हें पता है, या ट्रेलर, सॉन्ग, लाइक फ्रॉम द टाइम एक फिल्म अनाउंस हो जाती है तब से उन्हें पता है कि उन्हें ये फिल्म देखना है कि नहीं। और एंड दैट इज़ वेरी रिफ्लेक्टिव। जब भी एक फिल्म हिट हो जाता है, देन नथिंग कैन ब्रिंग इट डाउन, नॉट किसी की ओपिनियंस या किसी की क्रिटिसिज्म या जो भी डिस्कशंस होते हैं फिल्म के बारे में। आई थिंक इफ द बिकॉज इतने सारे लोग हैं that make up our film going audience. Right. You cannot limit them to any one space or place or city or town or medium or social media or So I don't think it's possible for any kind of promotion from any one part of the fraternity or critics or any particular social media to bring up or down a film. एक्चुअली ये बोथ वे है कि एक तरफ क्रिटिक्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स ही हैं जो प्रमोट कराते हैं। आप कुछ बोलेंगे इस पे कि फिल्म पर उनका भी क्रेडिबिलिटी कीप चेंजिंग ना, लाइक उनका भी क्रेडिबिलिटी विल कीप चेंजिंग। क्रेडिबिलिटी नो आई एम सेइंग द फिल्म मेकर्स के जो करीबी लोग हैं, जो दोस्त हैं, या कई बार पेड प्रमोशंस भी हैं, और ये भी शुरुआत फिल्म मेकर्स ने ही कराई है। आपको इससे पहले मैं ये पूछूं कि जो पहले ज़माना था उसमें क्रिटिक्स क्या करते थे? जैसे आपने कहा कि तूने उसका रिव्यू अच्छा क्यों लिखा, ये घड़ी के तेरे को उसने दी है, एक डायलॉग है फिल्म में। जी नहीं, क्योंकि आज ओपिनियंस भी एक बिजनेस है। पीपल रन
their livelihoods on opinions. So it is only fair to expect that सब कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होना चाहिए कि प्योर हो. ओके, आई एम नॉट सेइंग सबको प्रेस करना चाहिए या सबको क्रिटिसाइज करना चाहिए. जो भी एक तमीज से करना चाहिए. तमीज भी नहीं. अगर आपका प्रोफेशन है क्रिटिक, उसका मतलब यह है कि फिल्म को क्रिटिक करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं. क्रिटिक मतलब ये ऐसा हो सकता है, ये शायद थोड़ा इस तरफ से अप्रोच किया जा सकता है या इस तरफ से, पर ये नहीं बोलना चाहिए कि ये बकवास है, ये है वो है ना, वो क्या हो जाता है, ये वो क्रिटिसिज्म नहीं. It's tough to it's like an abuse. Right. You're not an abuser, you're a critic. So I think every profession, it's not only criticism. जब भी हम या घर में कुछ खाने के बारे में बोलते हैं, अच्छा है वो, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट थोड़ा नमक कम है बोलते हैं ना, ऐसा बकवास में बोलो ये खाना नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम. वैसे ही ना, सेम एवरीथिंग हैज टू बी अप्रोच्ड विद सेंसिटिविटी. ये भी कोई खाना है, किसी ने प्रिपेयर किया है, कुछ तो सोच के. सर दुखती रख तो नहीं है कि घर में बोल दिया कि खाना अच्छा नहीं है, फिर पड़ा पीछे से है? मैंने कहा दुखती रख तो नहीं है, घर में ऐसा हुआ तो नहीं है? नहीं, हम सबको हुआ है. आप इतना क्रिटिसाइज करते हैं सबको, आजकल बहुत क्रिटिसिज्म एक फैशन बन गया है. जी. थोड़ा सा सेंसिटिविटी चाहिए. बट मुझे बताइए, रिव्यू से कोई फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता नहीं. ऑफ कोर्स पड़ता है, क्योंकि क्या पड़ता है पता है, हम हमेशा बोलते हैं कि ऑडियंस ओपिनियन इज फाइनल. देखिए, मैं खुद रिव्यूज करता हूँ. हाँ, मैं भी करता हूँ. ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट. अगर रिव्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होते तो इतना चर्चा नहीं होते रिव्यूज के बारे में. क्या होता है ना, कुछ फिल्म हिट हो जाते हैं रिव्यूज के डिस्पाइट द रिव्यूज. इसका मतलब ये नहीं है कि रिव्यूज नॉट इंपॉर्टेंट. रिव्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कुछ फिल्म्स ऐसे होते हैं कि ऑडियंस को उसकी तरफ पुश करना होता है. सपोज टेक कागज के पुल, बहुत सारे क्रिटिक्स अगर उसको समझ के ऑडियंस को बोले ये नई तरह की फिल्म है, इसको एक्सपीरियंस कीजिए, इसको ऐसा कीजिए, इसको ऐसा कीजिए, मोर पीपल कुड हैव गॉन देयर. इवन इफ 10 मोर पीपल हैड गॉन देयर, ओके, इट वुड हैव बीन एडवांटेजेस. इसका मतलब ये नहीं कि लाखों हजारों ऐसा चलना चाहिए, पर इवन इफ यू कैन इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली, इफ यू थिंक समथिंग इज गुड, फर्स्ट यू मस्ट बी केपेबल होना चाहिए. आप केपेबल होना चाहिए कि फिल्म को अच्छी तरह समझें, क्या हो रहा है फिल्म में. बट अगेन टाइम, जैसे डुलकर आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि टाइम, कई बार फिल्में टाइम से पहले आती हैं. मतलब टाइम से पहले मतलब सिवाय मेरे ख्याल में, क्योंकि फिल्म मेकर्स जो होते हैं बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं. फिल्म टाइम से पहले नहीं आते हैं, फिल्म टाइम पे आते हैं. फिर बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है. नहीं, टाइम से पहले मतलब कि ऑडियंस उसको नहीं समझ पाती. अगर ऐसा होता कि सही टाइम पे आती तो कागज के फूल चल गए. एक फिल्म है, ओके, सदमा देखा आपने? बिल्कुल. सदमा का तमिल वर्जन है जी, उसका नाम है मुंड्रम पिराई. ओके, बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे पब्लिकेशंस ओपिनियंस बोले थे अहेड ऑफ टाइम, इट्स 5 अहेड ऑफ टाइम. सुपरस्टार थे कमल हासन, श्रीदेवी, उनके साथ ऐसा फिल्म बनाना सोच भी नहीं सकते हो. पर जैसे जितने लोगों ने उस फिल्म को सपोर्ट किया है, उसको पुश किया है लोगों को देखने के लिए, वो फिल्म सुपरहिट बन गई उधर तमिल में. पर ऐसा फिल्म सुपरहिट नहीं बनते अगर पुश नहीं करते लोगों के पास. मेरे ख्याल में इमोशनल कनेक्ट भी था उस फिल्म. नहीं, पर क्यों इधर नहीं सक्सीड हुआ ना? सदमा इधर फ्लॉप हुए. बट इट वाज क्रिटिकली अक्लेम्ड हियर. नो, इट वाज नॉट. You know what has happened? What happens sometimes is there are films which require a lot of support of the community which knows cinema, okay, which needs push towards seeing good. That's also the responsibility of criticism, to push people towards good cinema. Right. Okay. Sometimes, yeah, films don't work despite the push. That is okay. If the audience can reject it, that's not. The audience rejecting does not mean audience is behind the times. उसका मतलब ऑडियंस को पसंद नहीं आया. नहीं, लेकिन वही ऑडियंस है जो आज की डेट में कागज के फूल को प्रेज करती है, मेरा नाम जोकर को प्रेज करती है, और बहुत सारी फिल्में जो प्रेज करती है. इसका मतलब इतने 10-5 लोगों की बात नहीं कर, इतने सारे लोग तो नहीं हो सकते जिनको उस वक्त फिल्म समझ में नहीं आई. तो नहीं आई का मतलब इसलिए कि नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि शायद वो समझ डेवलप ही नहीं हुई थी उस वक्त. मे बी. नो, इट्स नॉट दैट. इट्स नॉट दैट. आज कितने लोग, कितने ओपिनियन मेकर्स बोल रहे हैं कि कागज के फूल इज अ क्लासिक. या मैं भी एज एन ऑडियंस आई वांट टू, मुझे क्लासिक देखना है. कौन है वो कौन सा क्लासिक है वो? कागज के फूल देखना है मुझे. पर बहुत सारे लोग बोलना चाहिए ना कागज के फूल क्लासिक है.
अगर बोलेंगे तो मैं ढूंढूंगा बट picture को। फिल्म इंडस्ट्री की, अपने मेडुलकर आपसे सवाल है कि फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में ऐसी फिल्मों को जिसमें आर बाल्की का नाम ना जुड़ा हो या दुलकर सलमान ना हो और छोटी फिल्म हो और जिसपे बहुत कंटेंट अच्छा हो, फिल्म मेकर्स भी कितना उसको सपोर्ट करते हैं? बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि सपोर्ट करते हैं। तो मैं अपनी मतलब अगर बात आप जो कह रहे हैं उस पर हम आए तो छोटी फिल्म को जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो बाहर निकल के, चाहे उससे उस फिल्म से कोई नाता हो या ना हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। व्हाट डू यू से? Sir, I mean, first and foremost, it's difficult because every year there's 400-500 films that come out. For you to वो ढूंढ के निकाल के एक अच्छी फिल्म, छोटे हो जो भी है, वो ढूंढ के निकाल के उसको सपोर्ट करना मुश्किल है। पर इफ थ्रू सम फॉर्म, लाइक somebody I know, like एक एडिटर मुझसे कहा कि मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म एडिट किया है, छोटा फिल्म है, फर्स्ट टाइमर्स है, बच्चों के ऊपर बनी हुई फिल्म है। सो आई वॉच्ड इट और मैंने वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट किया। सो ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरा जो इन माई करियर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, मैं तमिल में बहुत एक्टिव नहीं हूँ। मैं अभी तक मेरी 5-6 फिल्म्स किया हूँ और उसमें मेरा एक फिल्म था, वो फॉर सम रीज़न द प्रोड्यूसर्स वो लोग अच्छी तरह से मार्केटिंग नहीं कर रहे थे और फिल्म में बहुत सारे सस्पेंस थे, तो हमारा इनिशियल प्रोमोशनल वीडियो सब थोड़ा लाइक इट वाज जस्ट लाइक अ लव स्टोरी, तो इट वाजंट गेटिंग अ लॉट ऑफ लव। तो हमने बस एक प्रेस शो रखा और पूरे मीडिया आकर फिल्म देखें और उन लोगों ने सपोर्ट किए फिल्म को, इतने सारा सपोर्ट दिए, एंड दैट स्प्रेड, देन द फिल्म ग्रू। और ये अभी सीताराम को भी ऐसा ही होगा, बस एक प्रेस मुझे देखनी है वो भी, और बहुत सारा सपोर्ट मिला हमें बस एक प्रेस शो से, क्योंकि पूरा मीडिया जब उनको एक फिल्म अच्छी लगती है, वो लोग दे गो ऑल आउट एंड राइट एंड सपोर्ट। आई नॉट सीन दैट इन मेनी प्लेसेस, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू ऑलवेज टू आइडेंटिफाई द फिल्म इज नॉट सो ईजी। इट माइट बी हैपनिंग इन स्मॉल प्लेसेस हियर एंड देयर। आखिरी सवाल, ये जो कास्टिंग है ये बहुत अलग तरह की कास्टिंग है। आर बाल्की कास्टिंग, सनी देओल थोड़ा सा कम पचता है और दुलकर सलमान को कास्ट करना, एंड देन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिल्म में आर बाल्की डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन सनी देओल साथ में, सो पहला तो सवाल आप ही बताइए कि कास्टिंग कैसे सोचा। सेकंड आपसे कि वैन सनी देओल का आपके जहन में क्या पिक्चर थी इससे पहले, काम करने से पहले? मैं पहले बोलूं, चुप मैं नहीं बन पाता कि बना पाता अगर दुलकर नहीं होते, बिकॉज इट इज़ मेड फॉर दुलकर। सो इट इज़ जस्ट फॉर, आई थिंक इज द काइंड ऑफ एक्टर, इफ यू सी द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फाइनली आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर फिल्म। आई मीन आई नो मोस्ट फिल्म मेकर्स हमेशा यही बोलते हैं कि फिल्म के बाद that you can't think of an actor beyond that, but it is not true. If you see it, you'll understand why. Even Dulquer himself asked me, why me for this? I said, because there's nobody else. That's it. Very clearly, there's nobody else in my head. That's what simple. Sunny Deol, different. Because Sunny Deol का presence है ना, वो unmatched है। एक look में जो बोलते हैं, बहुत कम लोग ऐसे वो प्रेजेंस बहुत लोग कम लोग कर सकते हैं। So that is the power of Sunny Deol, and if you see the film again, you'll know exactly what I'm saying. दूसरा पार्ट मुझे तो बहुत ही एक्साइटिंग लगा, क्योंकि क्या इमेज था सनी का आपके जहन में इससे पहले? सनी सर आपने फिल्म में देखी थी? डेफिनेटली, आई मीन स्पेशली मुझे वो फिल्म याद है जो मैं स्कूल में फ्रेंड्स के साथ थिएटर जाके देखा था, जैसे बॉर्डर, मे बी उन्हें दिल लगी, विच मे नॉट हैव फाउंड लव देन, पर इट वाज मेरे उस उम्र में मेरे पे बहुत एक इम्प्रेशन था उस फिल्म देखने के बाद। मुझे लगता था मुझे ऐसा एक भैया चाहिए, फुल स्पॉइल मी, और मैं तो आई रिमेंबर लविंग दैट फिल्म, इट इज मे बी नॉट सो पॉपुलर दैट टाइम। So बहुत ही excited था कि Sunny sir was on board. He was most excited. Yeah, he called and told me. I was like, what? So seeing him seeing him on big screen as a youngster, and then उनके साथ like काम करना या उन्हें set पे मिलना, like even just seeing him close, और जैसे वो अपने scene को approach कर रहे हैं और he's performing. That's I think the magic of cinema. For me, the biggest blessing in my life is that जितने भी मेरे बहुत सारे हीरोज थे, ग्रेट एक्टर्स और फिल्म मेकर्स, मुझे
आखिर उनके साथ काम करना इट्स लाइक पिंच माई सेल्फ। मैं खुद आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये हो रहा है कि मैं माई ड्रीमिंग, ऐसा था। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने उनसे ये नहीं पूछा होगा कि भाई गदर में आपने हैंडपंप कैसे उखाड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू थैंक यू।